आरबीआई की इस हलचल की वजह हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट बनी, उसी रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप के शेयर को भी लगातार तगड़ा झटका दिया। बीते कुछ दिनों से जारी इस झटके के बाद अब अडानी ग्रुप से जुड़ा मामला सड़क से संसद तक गर्मा गया, जिसकी झलक बजट सत्र के दूसरे दिन संसद के दोनों सदनों में दिखी, जहां सदन में खूब हंगामा हुआ। संसद में अडानी ग्रुप सहित दूसरे कुछ मुद्दों पर इतना हंगामा हुआ कि दोनों सदनों की बैठक दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करने की नौबत आ गई। इसके बाद सदन के बाहर कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे ने कर्ज और निवेश को लेकर उठ रहे सवालों पर जाँच की जरूरत बताई। लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए और जो ये LIC, SBI, दूसरे बैंक जो सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं दिए हैं, इसकी एक जांच होना चाहिए। पार्टी अध्यक्ष की तरह अधीर रंजन चौधरी ने इस मुद्दे पर सदन में चर्चा कराने के साथ ही JPC से पूरे मामले की जांच कराने की मांग की। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की तरफ से एक इस पे स्क्रूटिनाइज करना चाहते हैं, इसको जांच पड़ताल करना चाहते हैं। इस विवाद के बहाने विपक्ष ने केंद्र सरकार पर भी हल्ला बोल दिया। एक तरफ अडानी ग्रुप के विवाद से संसद में हंगामा मचा है, तो दूसरी तरफ हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने न सिर्फ अडानी ग्रुप के शेयर्स का बुरा हाल कर दिया है, बल्कि गौतम अडानी की हैसियत में भी लगातार गिरावट आ रही है। फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनर लिस्ट के मुताबिक दुनिया भर के अमीरों की लिस्ट में पहले नंबर पर अब फ्रांस के बर्नार्ड अर्नोल्ट एंड फैमिली है, जिनकी हैसियत $214 बिलियन है, और दूसरे नंबर पर ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क हैं, जिनके पास करीब $178 बिलियन की संपत्ति है। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर अमेरिका के जेफ बेजोस हैं, जो करीब $126 बिलियन की संपत्ति के मालिक हैं, जबकि चौथे पर अमेरिका के ही लैरी एलिसन हैं, जिनके पास करीब $112 बिलियन की संपत्ति है। जहां तक भारतीयों की बात है, तो इस लिस्ट में $84.5 बिलियन की हैसियत के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी 9वें नंबर पर हैं, और एक दिन पहले तक खिसककर 10वें नंबर पर पहुंचने वाले गौतम अडानी कुछ ही घंटों में 5 पायदान और नीचे आकर 15वें पर आ गए, क्योंकि अब गौतम अडानी के पास $74.7 बिलियन की दौलत है। तमाम विवादों के बीच बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री माघ मेले के मौके पर संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे, जहां कई शिविरों में उन्होंने साधु संतों से मुलाकात की। इसी दौरान वो सतवा बाबा के आश्रम भी पहुंचे, जहां उनकी एक झलक पाने के लिए आस्थावानों का हुजूम उमड़ पड़ा। सतवा बाबा के आश्रम में सबसे पहले उन्होंने भक्तों से जयकारे लगवाए। अपने अपने मताई बाप की, अपने अपने गुरु गोविंद की, हारा हारा। इसके बाद उन्होंने देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हुंकार भर डाली। अगर हम सब साथ हो तो भारत हिंदू राष्ट्र हो। इसके साथ ही धीरेन्द्र शास्त्री ने देश बनाने की 3 शर्तों का भी उल्लेख कर दिया। 3 बनावत देश को संत सती अरु सूर, 3 मिटावत देश को कायर कपटी क्रूर। और इस ऐलान के बाद उन्होंने हिंदू राष्ट्र और हिंदू एकता के लिए फिर से हुंकार भरी। हिंदू राष्ट्र के साथ कौन कौन है? पक्का बजा दो बिगुल हिंदू राष्ट्र का, आओ जाति बात को तोड़कर हम सब हिंदू एक हो। इससे पहले प्रयागराज पहुंचने के बाद बागेश्वर धाम के बाबा ने संगम तट पर जाकर स्नान किया, जहां उनके पहुंचने से पहले ही उनके भक्तों को इसकी भनक लग चुकी थी। इसलिए जब बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वहां पहुंचे, तो वैदिक धर्म के मुताबिक वो विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर गंगा, यमुना और सरस्वती में डुबकी लगाते रहे, और तट के बाहर भक्त उनके जयकारे लगाते रहे। इस दौरान भीड़ से उन्हें बचाने के लिए पुलिस प्रशासन को खासी मशक्कत करनी पड़ी। संगम तट पर स्नान करने के बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री साधु संतों से मुलाकात के लिए निकल पड़े। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बार फिर उन लोगों के आरोपों पर सफाई दी जो उन पर जादू करने का आरोप लगाते हैं। जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने जादू दिखाने वालों के काम की तुलना सिद्धि से किए जाने को गलत करार दिया, और दावा किया कि वो जो कुछ करते हैं वो ऋषि परंपरा है। जादूगर की एक सीमा, लेकिन सिद्धि असीमित होती है। बालाजी की कृपा असीमित होती है। जादूगर को ट्रिक चाहिए, जादूगर को क्लू चाहिए, जादूगर को चाहिए कि अमुक व्यक्ति जो है, जो वो सोचे तब वो बता पाते हैं कि तुमने ये सोचा। यही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें विवाद में घसीटने वाले जो कुछ करते और दिखाते हैं, वह वो नहीं जो सिद्धि के जरिए की जाती है।
लेकिन बागेश्वर बालाजी के दरबार में ठीक उल्टा है। सोचने की आवश्यकता नहीं है, किलो की आवश्यकता नहीं है, फेस की भी आवश्यकता नहीं है। पूर्ववत बिफोर टाइम पर्चा लिख करके रख दिया जाता कि आप जिसको लेकर आए ये उसी का पर्चा है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बालाजी के दरबार में होने वाली गतिविधियों की तुलना जादू से करने को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। धर्मोपदेशक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दरबार परंपरा को आदिकाल से जुड़ी परंपरा बताया और दावा किया कि सिद्धि की इसी परंपरा की वजह से महर्षि वाल्मीकि ने श्री राम की लीला होने से बहुत पहले पत्र पर वो सब लिख दिया था जिसमें राम जन्म से लेकर रावण वध तक का विवरण था। और जब बागेश्वर धाम के बाबा से समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर नजरिए के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसे सस्ती लोकप्रियता पाने का हथकंडा करार दिया। उनके कहने से रामचरितमानस की चौपाइयां बदली जाएंगी, ये बेफिजूली की बात है। सस्ती लोकप्रियता पाने का ढंग है और भारतीय जनता से प्रार्थना है कि ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए ताकि ऐसी जरूरत दोबारा वो बोलने की ना करें। यही नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री ने ऐसे विचार वालों की तुलना कैंसर से तो की ही, साथ ही उन्हें मनमाफिक देश चले जाने की भी अपील की। जिस प्रकार कैंसर शरीर को खराब कर देता, रामचरितमानस पर और सनातन पर उंगली उठाने वाला भी खराब कर देता है। माहौल, समाज का दिशा और दशा दोनों बदलता है। ऐसे व्यक्ति को भारत में रहने की जरूरत नहीं। जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में रामचरितमानस पर विवाद खड़ा करने वालों को लेकर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के तेवर खासे तल्ख दिखे। बागेश्वर धाम के बाबा ने रामचरितमानस की चौपाइयों को जातिवादी बताए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई और सरकार से रामचरितमानस की आड़ में समाज में जहर बोने वालों को सख्त सजा देने की मांग की और ये सजा कैसी हो इस पर भी उन्होंने अपना रुख साफ किया। जैसे किम जोंग के देश में कोविड-19 के केस मिले थे तो उन्होंने कहा था या तो देश छोड़ दो या प्राण छोड़ दो, क्योंकि उस व्यक्ति के कारण पूरा देश नहीं हम मार सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को भारत सरकार को या तो देश छोड़ने का कहना चाहिए या उससे कह दें कि तुरंत सरेंडर हो जाए और उसको जेल भेजना चाहिए। जी न्यूज से बातचीत में धीरेन्द्र शास्त्री ने माना कि वो गृहस्थ आश्रम में जाएंगे यानी शादी करेंगे, लेकिन कब? जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने इसका जवाब भी बिना लाग लपेट दिया। बहुत जल्दी, बिल्कुल बेझिझक। आप तो चलने ही वाले हमारी बारात में, डांस तो आप ही करेंगे। वहीं रूस ने एक बार फिर यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। आने वाली 24 फरवरी को रूस यूक्रेन युद्ध का 1 साल पूरा होने जा रहा है। यूक्रेनी अधिकारियों की माने तो इस मौके पर रूस बड़ा हमला कर सकता है। यूक्रेन का आरोप है कि रूस अब भी रिहायशी इमारतों को निशाना बना रहा है। बाढ़ से जूझ रहे न्यूजीलैंड की नई तस्वीर सामने आई है। ऑकलैंड में भारी बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया, जिसके बाद रोडवेज की बस पानी में डूबी नजर आई। इजरायल और फिलिस्तीन के बीच तनाव थमने का नाम नहीं ले रहा है। गाजा की ओर से दागे गए रॉकेट इंटरसेप्ट करने के बाद इजरायल में गाजा पट्टी पर एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया। अमेरिका से एक और गोलीबारी का मामला सामने आया है। राजधानी वॉशिंगटन में एक शख्स ने 3 लोगों को पैर में गोली मार दी। इस हमले में 2 लोग घायल हो गए, वहीं एक की मौत हो गई। मिस्र की राजधानी काहिरा के एक अस्पताल में आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 32 लोग घायल हो गए। स्थानीय मीडिया के मुताबिक सभी मरीजों को दूसरे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है।